नाज़रीन, फ्रीडम फ्लोटिला बड़ी बहादुरी के साथ गजा की तरफ बढ़ा और गजा के करीब था, जहां पर इजरायली नेवी की जानिब से उसे कब्जे के अंदर ले लिया गया है और बहुत ही बदमाशी दिखाई गई है। पूरी दुनिया इस वक्त एक बेहिसी और बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई है और इसराइल के सामने किसी की ना जुबान चलती है, ना आंखें देख रही हैं, ना कान सुन रहे हैं और एक अजब लेवल की बदमाशी है जो इस वक्त दुनिया देख रही है। दुनिया को आप कह लें कि एक ऐसे इराक की तरफ धकेल दिया गया है कि जहां पर कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ते नहीं है और इसराइल जो चाहता है वो कर रहा है और बड़ी बदमाशी के साथ कब्जे में लिया गया है। और यहां पर जो सवार थे उनको जो बेसेस हैं उनके ऊपर ले जाया गया है। यानी आप जरा इनकी बदमाशी देखिए कि बेजरर लोग उसके ऊपर सवार हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसके ऊपर सवार हैं और उनको ले जा रेस्ट करके बेसिस के ऊपर ले जाया गया, किसी सिविलियन प्लेस के ऊपर भी नहीं बल्कि मिलिट्री प्लेस के ऊपर, बेसिस के, जैसे वो कोई पता नहीं क्या दुनिया के सबसे बड़े वांटेड थे, सबसे बड़े टेररिस्ट थे, उनको वहां पर ले जाया गया। तो ये एक बदमाशी यहां पर हुई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और ईरान ये कह रहा है कि यूरोपियंस उनके खिलाफ मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छेड़ने की और यूरोपियंस इस वक्त रुकावट बन रहे हैं कि यहां पर अमेरिका और ईरान की टॉक्स कामयाब ना हो। पहले इजराइल था लेकिन अब ईरान ने कहा कि उसमें यूरोप की जो 3 बड़ी पावर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से रशिया पर अटैक कर दिया गया और उसमें डीप इनसाइड अटैक किया गया है और जो रशियन एयरपोर्ट्स हैं मिलिट्री के, उनको निशाना बनाया गया है और बहुत ही खौफनाक और खतरनाक खबर ये सामने आ रही है कि रशियन फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हुए। पिछले संडे को अटैक हुआ था जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स निशाना बने थे और एक नया हमला यूक्रेन की जानिब से डीप इनसाइड रशिया कर दिया गया है जिसमें फाइटर जेट्स के तबाह होने की इत्तला सामने आ रही है। और उसके बाद 2 बड़े वाकयात हुए हैं। एक तो यह है कि जापान की एयरबेस के ऊपर अटैक हो गया है, इससे पहले शायद ही कभी अटैक हुआ हो, और अमेरिका की एयरबेस जिसमें जापानीज डिफेंस फोर्सेस मौजूद हैं उनके ऊपर यह अटैक हुआ है। यानी अमेरिकन बेस के ऊपर कह लें, वहां जापान के अंदर अटैक हो गया है। और दूसरी तरफ जर्मनी ने बंकर बनाने का तेजी से ऑर्डर कर दिया है और इसलिए ऑर्डर किया है कि उन्होंने बताया कि रशिया के साथ जंग छेड़ने जा रही है। यह वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पर यह फिनोमेना देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर बंकर जो मिलियंस ऑफ पीपल को शेल्टर देने के लिए बंकर्स बनाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, अब नाज़रीन बात यह है कि 2022 रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। 40 साल का एक पीछे तनाज़ा चल रहा था और ये जंग शुरू हो गई। फिर 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइल की जानिब से अग्रेशन का आगाज किया गया, तो पिछले जो 3 साल हैं नाज़रीन, इन 2 जंगों की वजह से दुनिया ने वो बहुत ही तबाहकुन देखे हैं। यानी उसके अंदर लाखों लोग लुकमा अजल बने हैं। यानी ये 3 साल दुनिया के ऊपर कितने भारी गुजरे हैं, इंसानियत जो है वो कितनी पेन के अंदर आई है कि लाखों लोग लुकमा अजल बने हैं। यहां गजा के अंदर 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 1.5 से 2 लाख फलस्तीनी जख्मी हैं। यूक्रेन की जंग की जो कैजुअलिटीज है वो 1 मिलियन से ज्यादा है। 1 मिलियन, ये इतने बड़े नंबर्स हैं। अच्छा, तो ये हमने एक टाइम देखा है। फिर इकोनॉमिकली दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सबसे कीमती तरीन जानें जो है वो इस जंगों के अंदर 3 सालों के अंदर हमने देखी हैं और ये जंगें अभी रुक नहीं रही हैं। अब नाज़रीन, जो अगली बात है जो आज हम आपको चीज आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो बात ये है कि हम एक नए फेज के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं, बिल्कुल एक नया फेज। यानी ये 3 साल इंतहाई तबाहकुन थे और वो चीजें हमने भयानक तरीन देखी कि इंसानियत कांप गई और लाखों की तादाद के अंदर मासूम लोग लुकमा अजल बने। लेकिन अभी जो टाइम शुरू होने जा रहा है, बदकिस्मती के साथ वो इससे भी इतना ज्यादा खौफनाक है कि वो अनइमेजिनेबल है। और मिडिल ईस्ट की जंग फैलने जा रही है और यूक्रेन की जंग फैलने जा रही है और यूक्रेन की जो जंग है वो पूरी दुनिया में फैलने जा रही है। यूक्रेन की जंग बुनियादी तौर पर कहां पर जारी थी? यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर। यूक्रेन की जंग यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर बुनियादी तौर पर जारी थी, जिसको यूक्रेनियन जो हैं नेटो की मदद के साथ अब रशियन टेरिटरी के अंदर ले गए हैं। रशियन टेरिटरी के अंदर वो ले जा चुके हैं और मजीद आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी जंग में तब्दीली क्या आई? रशियन टेरिटरी के अंदर जंग फैल गई और इससे अगली तब्दीली क्या आने वाली है और उसका आगाज हो चुका है और ये तेजी के साथ घंटों में ये चीजें हो रही हैं। वो ये है कि ये दुनिया के मुख्तलिफ रीजन के अंदर फैलने जा रही है। ये अफ्रीका में फैलने जा रही है, ये मिडिल ईस्ट के अंदर फैलने जा रही है। एक तो मिडिल ईस्ट की अपनी जंग है, लेकिन ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग है जो कि असल में रशिया और नेटो की जंग है, उसका असर भी मिडिल ईस्ट में आने वाला है। जिसका एक मुजाहरा आपने देखा था जब बशार असद को गिराया गया, तो उसमें यूक्रेन शामिल था। यहां पर ये जो नुसरा के लोग हैं, इनको यूक्रेनियन ने आकर असलहा भी दिया और ट्रेनिंग भी दी
बाकी यूरोपियंस ने भी दी, अमेरिकन ने भी दी, लेकिन यूक्रेन का फैक्टर इसमें मौजूद था। और अफ्रीका के अंदर भी यूक्रेन और रशिया की आपस में लड़ाई जारी है, वहां पर प्रॉक्सी वॉर जारी है, लेकिन अब वो अगली सतह के ऊपर जो वो फैलने जा रही हैं। तो ये मुख्तलिफ रीजन और बाकी जहां जहां पर रशिया की प्रेजेंस है, यूक्रेन ने अनाउंस किया है विद द हेल्प ऑफ नेटो कि वो रशियंस को हिट करने जा रहा है पूरी दुनिया में जहां जहां पर रशियंस हैं। और इससे अगली खतरनाक बात यह है कि अब ये जो जंग है वो इस तरह से भी फैलने जा रही है कि ये दोनों के इत्तेहादी मुल्कों के अंदर फैलने जा रही है। यानी जंग लड़ी जा रही थी यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर, यूक्रेनियन टेरिटरी से ये रशियन टेरिटरी में गई, अब ये दो मुल्क इसमें शामिल हो गए जंग में। इससे आगे ये उन मुल्कों के अंदर फैलने जा रही है जो दोनों के सपोर्टर हैं, यानी जो रशिया के तादी हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और बाकी जहां से भी उनको असलहा आ रहा है, ये जंग वहां पर फैलने जा रही है। उन मुल्कों के अंदर अटैक्स होने जा रहे हैं जिसमें ईरान के अंदर भी होने जा रहे हैं। और ये जो अभी ईरान ने बात रखी ना कि यूरोपियंस हमारे खिलाफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं और टॉक्स कामयाब नहीं होने दे रहे, तो उसके पीछे बुनियादी वजह यह है, एक तो रिवायती दुश्मनी है, लेकिन साथ एक ही वजह यह है ईरान में यह फैलने जा रही है, ये नॉर्थ कोरिया के अंदर फैलने जा रही है, और दूसरी तरफ जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं ये जंग वहां पर फैलने जा रही है। यानी ये खासकर उसके बॉर्डर कंट्रीज और इसके अलावा फिनलैंड, नॉर्वे, बाल्टिक स्टेट्स, जर्मनी, पोलैंड, मोल्डोवा, इसके अलावा ये सारे यूक्रेन के इत्तेहादी हैं। तो ये ईस्टर्न यूरोप जो है वो ये सारा यूक्रेन को असलहा दे रहा है, और इनके जो कैपिटल्स हैं वो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब रशिया इन मुल्कों के अंदर हिट करने जा रहा है, ठीक है, और इधर से नेटो जो है वो रशियन इत्तेहादियों में, जिसमें बेलारूस है, उसको हिट करने जा रहा है। मोल्डोवा रशिया का इत्तेहादी है, वहां पर अटैक होने जा रहे हैं, ठीक है। और आज इसका मुजाहरा हमने पहला जापान के अंदर देख लिया है, और ये अटैक्स होने जा रहे हैं किस तरह के, सबोटाज अटैक्स, धमाके, असैसिनेशंस, टारगेट किलिंग्स। यानी ये कोल्ड वॉर में यही हो रहा था, रिजीम गिर रही थी, इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे थे। लेकिन आज चूंकि टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, आज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स भी ज्यादा हैं, तो आज की जो कोल्ड वॉर ये जो छिड़ने जा रही है, ये एक तो हॉट वॉर है, ये तो कोल्ड वॉर एक तो नहीं है, हॉट वॉर है, और दूसरा ये उससे भी ज्यादा भयानक होगी जो पिछली हमने कोल्ड वॉर देखी है। और ये कांस्टेंट न्यूक्लियर जंग का खतरा इसके साथ बरकरार रहेगा। और आप जरा देखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर इस तरह से अटैक्स कर रहा है कि यूक्रेन ने ऐसी बमबारी इससे पहले विटनेस नहीं की। 3 साल भरपूर थे जंग से, लेकिन ऐसी बमबारी विटनेस नहीं की यूक्रेन ने जो अभी शुरू हुई है पिछले 3-4 दिनों से। और इस वक्त इतने अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, जिसको आप कहते हैं ना कि पूरा का पूरा यूक्रेन हिल के रह गया है, ये इस तरह की बमबारी की जा रही है, और साथ जमीनी फोर्सेस तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका ये कह रहा है, और रशिया से भी ये बात सामने आ रही है कि ये तो अभी आगाज है, जो पिछले संडे को अटैक हुआ था ये अभी उसका रिस्पॉन्स मुकम्मल नहीं हुआ है, बल्कि ये तो अभी हम समझ लें कि आगाज कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स देने का, असल रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो पिछले संडे को जो अटैक हुआ था उसका रिस्पॉन्स अभी आना है, और बमबारी ऑलरेडी इतनी शदीद है। और आज यूक्रेन ने कुछ ही देर पहले रशिया को फिर हिट कर दिया है। उसी नौयत का हमला यूक्रेन ने कुछ ही देर पहले फिर कर दिया है, रशियन मिलिट्री बेसेस को डीप इनसाइड अटैक कर दिया है, उनके जंगी तैयारे तबाह कर दिए। 2000 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया के ये हमला किया गया। अच्छा, अब बात नाज़रीन यह है कि रशिया की असल जंग तो नेटो के साथ है, यूक्रेन तो एक दरमियान में एक बैटलफील्ड है ना जहां पर यह जंग लड़ी जा रही है, लेकिन असल में तो ये रशिया और नेटो की जंग है। और रशिया को यह पता है कि एक ना एक दिन उसने बराह रास्त नेटो से टकराना ही टकराना है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को कबूल नहीं कर सकते। रशिया नेटो को अपने बॉर्डर्स के करीब कबूल नहीं कर सकता, और नेटो और यूरोपियन जो हैं वो रशिया की बर्तरी कबूल नहीं कर सकते। तो ये टकराव तो होना ही होना है। तो अब आप जरा अंदाजा करें कि यूक्रेन को यह सलाहियत मिल गई है कि वो डीप इनसाइड रशिया जाकर मिलिट्री एयर बेसेस को निशाना बनाकर इनके जंगी तैयारे तबाह कर रहे हैं। किसको हिट कर रहे हैं? रशियन एयरफोर्स को हिट कर रहे हैं, रशियन एयरफोर्स को वो हिट कर रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें कि इसके जवाब में जो ये यूक्रेन अटैक करे, उसके जवाब में रशिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूक्रेन पर ही हमले करे, चाहे जितने मर्जी शदीद कर ले। लेकिन यूक्रेन तो इस तरह के हमले जारी रखेगा, वो तो नहीं रुकने वाले। तो हर चौथे दिन, हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद कोई अटैक हुआ, 2-4 जंगी तैयारे तबाह हो गए, फिर अटैक हुआ, 2-4 जंगी तैयारे तबाह हो गए। तो अगर यह सिलसिला इसी तरह 6 महीने 1 साल चलता रहा, जो कि यूक्रेन जारी रख सकता है चाहे रशिया जितनी मर्जी बमबारी कर ले,
जो यूक्रेन की ये कैपेबिलिटी रशिया नहीं छीन सकता। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक साल बाद रशियन एयरफोर्स तो 40% रह जाएगी, अपनी ताकत से वो 40% रह जाएगी। उसके बाद उसकी जंग हो जाए नेटो के साथ, तो रशिया लड़ सकता है नेटो से। उसकी 60% एयरफोर्स या उससे भी ज्यादा या उससे कम एक मेजर डैमेज उसके एयरफोर्स को हो चुका होगा, तो रशिया कैसे लड़ेगा नेटो के साथ? तो रशिया इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तक अगर ये जंग न्यूक्लियर की तरफ नहीं गई या मजीद एस्केलेट नहीं हुई, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो रशियन रेड लाइंस है वो उस तरह से हिट नहीं कर रहा था नेटो। जंग सिर्फ यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर चल रही थी, तो वो आगे रशिया बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा जो भी है, यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर जारी है। रशिया की जो रेड लाइन थी वो ये थी कि रशियन टेरिटरी के अंदर ये जंग नहीं होनी चाहिए जो नेटो अब ले गया है। तो ये रेड लाइन उनकी, इसलिए ये नेटो की एस्केलेशन दरअसल रशिया को पुश करना है टुवर्ड्स न्यूक्लियर। और आप समझ लें कि रशिया का जो पेशेंस है उसको लूज करना है कि वो कब तक इसके ऊपर पेशेंस जारी रख सकेंगे। तो ये जंग दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स, रशिया के इत्तेहादी नॉर्थ कोरिया, ईरान और बाकी उनमें फैलने जा रही है। वहां पर अटैक्स होंगे, कोवर्ट ऑपरेशंस होंगे, रिजीम चेंजेस की कोशिश हो सकती है, इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाया जा सकता है, टारगेटेड असैसिनेशंस की जा सकती हैं और वाइस वर्सा। रशिया भी यही कुछ करने जा रहा है नेटो के इन कंट्रीज के अंदर। तो जो 3 साल हमने देखे वो तबाही से भरपूर थे, लेकिन अब भूल जाएं कि पीछे क्या हुआ है। अब जो आगे शुरू होने जा रहा है, जिसका आगाज हो चुका है और घंटों के हिसाब से सूरत हाल बदलने जा रही है, वो इतना तबाहकुन है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही अफसोसनाक है। ये कुछ ताकतों की जंगें हैं। गजा की जारियत अननेसेसरी, ठीक है, यूक्रेन जंग अननेसेसरी, लेकिन कुछ डीप स्टेट्स, कुछ ताकतवर वो पावर्स जिन्होंने दुनिया को कंट्रोल कर रखा है, वो मिलिट्री डिफेंस कॉम्प्लेक्स, वो जो भी हैं, वो दुनिया को एक तबाही की तरफ धकेलने। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है यूरोप पे, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है यूरोप के लिए कि यूरोप एक बार फिर अपने आप को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। हालांकि उसने 2 जंगें देखी और आप देखिए दुनिया इससे कितनी मुतासर होने जा रही है। एक तो ये सारे रीजन्स में, और देखिए यहीं से साउथ एशिया से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से ये लोग गए हुए हैं, यूरोप, अमेरिका। लेकिन आप देख रहे हैं वहां पर कैसी तब्दीली आ रही है। एक तो इमिग्रेशन के खिलाफ, दूसरा जंगें छिड़ने जा रही हैं। तो ये सवाल ही नहीं है कि ये इसके असरात सिर्फ वही हैं, इसके असरात हर तरफ है और मिडिल ईस्ट की जंग भी फैलने जा रही है। तो जहां तक बात है फ्रीडम फ्लोटिला की, दुनिया ने जुल्म का एक और मुजाहरा देखा है जिसमें खाना और मेडिसिन ले जाता हुआ एक जहाज जिसमें बेजरर लोग सवार हैं और जांबाज लोग, और उनको सलाम कर रही है दुनिया, और अपनी जान उन्होंने जोखिम में डाली और वो निकले, और दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए कि वो जो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। इजराइल ड्रोन्स भी भेजता रहा जब वो 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर थे, तब भी इजराइल ने ड्रोन्स भेजे उनको डराने के लिए, स्टेटमेंट्स भी जारी की, लेकिन वो नहीं रुके, नहीं, वो चलते गए चलते गए। अभी वो गजा के करीब कहीं पहुंचने वाले थे कि इजरायली नेवी ने उनके ऊपर अटैक किया, बदमाशी के साथ उनके जहाज के ऊपर वो दाखिल हुए और जहाज को कब्जे में ले लिया, और इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इनको नेवल बेस के ऊपर ले जाया गया है। यानी बदमाशी तो फिर कोई इंतहा भी नहीं है, बदमाशी की कोई इंतहा भी नहीं है। बेजर लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक्टर हैं, एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, तो उनको नेवल बेस के ऊपर ले जाया गया और वहां पर उनसे इंटेरोगेशन की जा रही है। तो पिछले जो 2-3 घंटे थे वो बहुत ज्यादा इंटेंस थे। इधर से इजराइल बयानात जारी कर रहा है कि पीछे हट जाओ, ये कर दो, फिर नेवी जा रही है, फिर हमला हो रहा है, फिर उनको कब्जे में लिया जा रहा है। तो मतलब पूरी दुनिया जो है वो उसकी नजर उधर ही लगी हुई थी और अभी भी वहां पर लगी हुई है। 2-3 घंटे बहुत ज्यादा टेंस थे और अब उनको जो अरेस्ट कर लिया गया और उनको भेज दिया जाएगा उनके कंट्रीज के अंदर, ये इजराइल कह रहा है। इजराइल कंफर्म्स ओवरटेकिंग मेडलिन एक्टिविस्ट डिटेन। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल होगी। उधर गजा के अंदर क्या सूरत हाल है? इजराइल बमबारी कर रहा है, एड नहीं जा रही और ये सीज फायर के कोई चांसेस नहीं लग रहे। अलेक्जेंडर को रिहा किया गया था, गारंटी दी गई थी कि इसके बाद सीज फायर होगा, नहीं हुआ, ठीक है, और कोई चांसेस भी फिलहाल कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। अनटिल एंड अनलेस के ट्रंप अचानक से किसी दिन उठे और कहे कि नेतन्याहू फारग, या अंदर से कोई ऐसी तहरीक उठे कि वो उठाकर नेतन्याहू को बाहर फेंके, इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ना ही कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई इस्लामी मुल्क हमला करने जा रहा है इजराइल पर, जिसके बाद ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि जंगबंदी की तरफ जाना पड़ेगा। तो 2 ही सूरतें हैं कि ट्रंप और या अंदर से कोई तहरीक, ये जंगबंदी इसके अलावा तो होने वाली नहीं है। जहां तक जंग की सूरत हाल है वो हमें वही लग रहा है कि ये आर पार ही की लड़ाई है
और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस भरपूर हमले कर रही है और इजराइल की कैजुअलिटीज हो रही है। कल भी उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, उससे पहले भी हुई, जुमे वाले दिन भी हुई, और आज भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जो हमले हैं वो इस वक्त जारी हैं और वो अपने आप को एक लंबी जंग के लिए तैयार किए हुए हैं और आखिरी हद तक वो जो है इसको लड़ेंगे। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से फ्रीडम फ्लोटिला के जो क्रू मेंबर हैं उनको सबको सल्यूट भी किया गया है और इजराइल की इस हरकत को और बदमाशी को कंडेम भी किया गया है। ईरान ने कंडेम किया है। अलबत्ता बाकी मुल्क जो हैं मिडिल ईस्ट के या बाकी वो अभी सोए हुए हैं, शायद वो उठेंगे देखेंगे तो शायद वो कंडेम कर दें, शायद ना करें, लेकिन इन्होंने कंडेम भी किया है और सल्यूट भी किया है उनकी बहादुरी को। उन्होंने दुनिया को दिखाना था, बुनियादी तौर पर इसका मकसद दुनिया को दिखाना था, तो उन्होंने दुनिया को झिझोड़ा या नहीं झिझोड़ा बहरहाल ये वक्त बताएगा। ईरान ने कहा है कि जो 3 यूरोपियन पावर्स हैं वो उनके खिलाफ मुसलसल इकदाम उठा रही हैं और निगोशिएशंस को फेल कर रही हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ये निगोशिएशंस को फेल कर रही हैं और जंग की तरफ धकेल रही हैं। देखिए, एक तो ईरान के साथ रिवायती वेस्टर्न जो दुश्मनी है वो तो मौजूद है, लेकिन अब ये जो यूक्रेन की जंग की वजह से एक नया फ्रंट खुल गया है कि ईरान जो है वो रशिया की हेल्प कर रहा है और यूरोपियंस को ये कबूल नहीं है। मैक्रोन तो चाइना को धमकी लगाकर गए कि अगर नॉर्थ कोरिया ना रुका तो फिर हम यहां एशिया में आ रहे हैं, और उसका एक मिसाल हमने अभी देख भी ली है कि जापान जा रहे हैं यूरोपियन लीडर्स। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे मैक्रोन की धमकी के बाद। तो ईरान के साथ भी अब नया फ्रंट जो यूरोपियंस खोल रहे हैं वो उसकी बुनियादी वजह यह है, रिवायती दुश्मनी अर्मी जगह पर, लेकिन अब ये नया फ्रंट इसकी वजह से खुल रहा है, इसलिए ये मामला आगे बढ़ेंगे क्योंकि ईरान रशिया से पीछे नहीं हटने वाला और पुतिन जो है वो ईरान का दौरा भी करने जा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ नाज़रीन ये है कि यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है। 9 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रशिया के, 3 उनके वॉरशिप जो ब्लैक सी के अंदर खड़े हैं ये अटैक्स कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली यूक्रेन के ऊपर। 300 ड्रोन्स उन्होंने पिछले घंटों में फायर किए हैं। इसके अलावा TU-95 और TU-22 बॉम्बर्स ये हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंदर मिसाइल जो है उसके साथ अटैक किया जा रहा है, यानी अनइमेजिनेबल बॉम्बिंग इस वक्त यूक्रेन के ऊपर की जा रही है। उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, उनके फाइटर जेट्स, उनके वॉरशिप्स, ये यानी एक रशिया ग्लोबल पावर है, उसकी मिलिट्री की कैपेबिलिटी क्या होगी। तो अभी समझ लें कि उन्होंने 20-30% जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज यहां पर इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं और इससे मजीद आगे वो इसको बढ़ाने जा रहे हैं। और अमेरिका कह रहा है इतनी सारी बमबारी के बावजूद, और बाकी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि, और रशिया से भी ये बात सामने आ रही कि असल रिस्पॉन्स तो अभी आने वाला है। अच्छा, असल रिस्पॉन्स तो अभी रशिया ने देना है, लेकिन यहां पर मामला और खराब हो गया। नेटो इस जंग को किसी और तरफ धकेल रहा है। एक और अटैक यूक्रेन ने कर दिया है और उसी नौयत का किया है और उसी तरह ड्रोन्स भेजे हैं और उसी तरह से मिलिट्री बेस को अटैक किया गया है और उनके फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, यानी रशिया की रेड लाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है नेटो और रशिया को पुश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर की तरफ जाए। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं, ये मैडनेस है। और ये मैडनेस इसलिए है कि देखिए, रशिया से जीत सकेगा यूक्रेन, रशिया की हार भी न्यूक्लियर जंग पर खत्म होगी, तो उसमें यूक्रेन की फतह कहां पर है। तो इसलिए ज़ेलेंस्की जो कुछ कर रहा है ये अपने मुल्क को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक मैडनेस है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी यूक्रेन तो कहीं फाते नहीं होने वाला ना इस जंग का। अगर रशिया इसमें हार रहा है, अगर आगे चलकर हारेगा तो वो न्यूक्लियर जंग के बाद हारेगा, तो उसमें यूक्रेन में क्या बचना है और बाकी मुल्कों में क्या बचना है। तो ये एक मैडनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। और अब ये जंग इतनी कंप्लेक्स है कि इसका कोई वे आउट नहीं है, इसका कोई वे आउट नहीं है। इसलिए इन पिछले 80 सालों में सबसे बड़ा खतरा हम देख रहे हैं न्यूक्लियर जंग के हवाले से, कि एक ऐसी जंग में यूरोप फंस गया है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूक्रेन्स मिलिट्री सेज इट स्ट्रक 2 प्लेन्स एट रशियाज सल्वेस्का एयरफील्ड ओवरनाइट। यूक्रेन फोर्सेस हिट रशियन एयरफील्ड, डैमेज एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन डिफेंस। स्पेशल फोर्सेस स्ट्राइक एयरफील्ड इन रशिया, डैमेजिंग 2 एयरक्राफ्ट, यूक्रेन जनरल स्टाफ। Ukrainian forces strike Russian airbase, destroy fighter jets. Ukrainian drones hit Russia electronic warfare facility. और बहुत मैसिव आग देखी गई है इस फैसिलिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो फैसिलिटी है उसको भी हिट किया गया है और इसमें MiG-29 और SU जो फाइटर जेट सीरीज है उसको हिट करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। तो अभी पिछला रिस्पॉन्स खत्म नहीं हुआ, यूक्रेन ने नया अटैक कर दिया। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित यह हुआ कि यूक्रेन नहीं रुकने वाला है। नेटो ने फैसला कर लिया है कि वो रशिया के अंदर जंग को फैला देगा, रशिया के अंदर डीप इनसाइड हमले होंगे। रशिया जितनी मर्जी कन्वेंशनल तरीके से बमबारी कर रही है यूक्रेन में, वो यूक्रेन की इस सलाहियत को नहीं छीन सकता है, क्योंकि इसमें वो कोई फौजी नहीं भेज रहे हैं, वो नेटो
एक ऑपरेशन अरेंज कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट वही दे रहा है, इंटेलिजेंस वही दे रहा है, ड्रोन्स वही दे रहा है, बस नाम यूक्रेन का है कि कर यूक्रेन रहा है। असल में वो तो नेटो कर रहा है, इंटेलिजेंस भी उनकी, ड्रोन्स भी उनके, लॉजिस्टिक सप्लाई भी उनकी, सैटेलाइट मदद भी उनकी। तो जब तक वो नेटो को हिट नहीं करेंगे तो ये मसला कैसे रुकेगा? और नेटो को, अगर नेटो के साथ जंग होती है तो वो आलमी जंग होगी। तो अब रशिया के पास क्या चॉइस है कि वो सिर्फ यूक्रेन से लड़ता रहे और इधर अपनी रियल जो फोर्स है उसको डैमेज करवाता रहे। रशिया क्या ये बेवकूफी करने वाला है? किसी तौर पर वो ये बेवकूफी करने वाले नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये तो रशिया के डिस्ट्रक्शन वाली बात है। तो इसलिए ये मामला खतरनाक है, यानी डीप इनसाइड रशिया जाकर हिट करना। ये क्यों खतरनाक है? ये इसलिए खतरनाक है, ये इसलिए मैडनेस है कि आप रशिया को उस सिचुएशन की तरफ धकेल रहे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो कन्वेंशनल वॉरफेयर से फिर दूसरे वॉरफेयर की तरफ चला जाएगा। अब मैं आपके सामने आखिर में कुछ हेडलाइंस रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, एक अमेरिका के जर्नलिस्ट हैं और नॉवेलिस्ट हैं, बहुत फेमस है, और उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे लिखे हैं जिस पर हॉलीवुड की फिल्में बनी हैं, और वो बड़ी सुपरहिट फिल्में भी हैं, और बड़े फेमस बेस्ट सेलर उनके नॉवेल्स हैं और बुक्स हैं, और पेंटागन के वो बहुत करीब हैं, यानी बड़े वेल नोन और वेल इन्फॉर्म। डेविड इग्निशियस इनका नाम है, और वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं, यानी इससे कोई ज्यादा इन्फॉर्म्ड बंदा हो नहीं सकता। इसने बताया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जिसका आज एक मुजाहरा हम जापान में भी देख रहे हैं, वहां पर अटैक हुआ है। अब जरा हेडलाइन देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, यूक्रेन्स डर्टी वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। मैंने आपको कहा कि 3 साल बहुत भयानक थे, लेकिन जो कुछ आगे होने जा रहा है दुनिया भूल जाएगी कि पीछे क्या हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक तो ये डर्टी वॉर शुरू होने जा रही है, और दूसरा ये तो जस्ट गेटिंग स्टार्टेड है, यानी हम तो 3 साल को ये समझते रहे कि ये कितना भयानक दौर था, अब बस हो जानी चाहिए कि यार इतना कुछ, इतनी तबाही हो गई, इतने लोग लुकमा अजल बन गए, अब तो बस कर दें। और होने क्या जा रहा है? इट इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ये तो अभी शुरू होने वाला है, ये तो अभी शुरू होने जा रहा है। कोवर्ट स्ट्राइक्स अक्रॉस रशिया, पूरे रशियन मदरलैंड के अंदर कोवर्ट अटैक होने जा रहे हैं, जैसे ये अभी आज हुआ यूक्रेन ने किया है, जैसे पिछले संडे को यूक्रेन ने किया, जैसे टारगेटेड असैसिनेशंस हैं, यानी कि जो रशियन जनरल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये जो भी हाई ऑफिशियल्स हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। कोवर्ट ऑपरेशंस, और जैसे ट्रेन्स को हिट किया गया, जैसे ब्रिजेस को हिट किया गया, एंड बियॉन्ड आर रीशेपिंग अ कॉन्फ्लिक्ट दैट शोज नो साइंस ऑफ लेटिंग अप। कोई आसार नहीं है कि यह मसला खत्म होने जा रहा है। कोविड ऑपरेशंस कुड एक्सपैंड इनटू अ डर्टी वॉर। डर्टी वॉर वैसे एक इस्तिलाह है जो पिछली सेंचुरी के अंदर पहली बार इस्तेमाल की गई, और वो लातीनी अमेरिका के अंदर जंगें हुई, और उसमें बहुत ज्यादा लोग जानों से गए, बहुत वायलेंट वो वॉर थी, इसको डर्टी वॉर, जब वो वहां से ये इस्तिलाह निकली। तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि डर्टी वॉर, यहां पर बहुत ही ऐसी जंगें जिसमें कोई उसूल, ज़ाब्ते, रुकावट, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, खुली नंगी जंगें जिसमें बस हर तरह से दुश्मन को तबाह किया जाता है। बियॉन्ड द फ्रंट विद मोर टारगेटेड किलिंग्स। अब आप देखिए कि होने क्या जा रहा है, बाकी मुल्कों में ये जंग कैसे फैलने जा रही है, वहां पर क्या होगा? सबुटाज यही होता है कि धमाके करवा दिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो गया, मिलिट्री एयरपोर्ट्स हिट हो गए, बेसेस हिट हो गई, असैसिनेशंस हो गई, ये सारे सबुटाज ऑपरेशंस हैं। टारगेट किलिंग्स एंड स्ट्राइक्स ऑन कंट्रीज दैट सप्लाई आर्म्स टू यूक्रेन एंड रशिया रिस्पेक्टिवली। वो तमाम मुल्क जो इन दोनों मुल्कों को असलहा दे रहे हैं वो सारे हिट होने जा रहे हैं, यानी जो यूक्रेन को असलहा देने जा रहे हैं वो हिट होने जा रहे हैं, और वो ममालिक जो रशिया को असलहा देने जा रहे हैं वो भी हिट होने जा रहे हैं, क्योंकि इधर से नेटो हिट करने जा रहा है रशिया के इत्तेहादियों को, और उधर से रशिया हिट करने जा रहा है यूक्रेन के इत्तेहादियों को। और वो कह रहे हैं कि यूक्रेनियंस विद द हेल्प ऑफ नेटो, एक तो बैटल इन रशिया वो एक्सपैंड कर रहे हैं, इन रशियन टेरिटरी एंड अब्रॉड, और ना सिर्फ रशियन टेरिटरी के अंदर बल्कि अब्रॉड, बाकी मालिक के अंदर, अगेंस्ट इट्स फोर्सेस एंड पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो रशिया के पार्टनर्स हैं, जो इत्तेहादी हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, कहीं पर रशिया की प्रेजेंस है, वो तमाम के तमाम वहां पर जंग छेड़ने जा रही है। द गोल हैज बीन टू स्ट्राइक इन अनएक्सपेक्टेड लोकेशंस। गोल यह है कि अनएक्सपेक्टेड लोकेशंस के ऊपर रशिया को हिट किया जाए और उसके इत्तेहादियों को हिट किया जाए, वहां पर जहां पर वो सोच भी नहीं सकते, थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड मेक रशिया ब्लीड। मतलब रशिया को कमजोर करो उसको। अब देखे ना कि सीरिया से उसको निकालने की कोशिश की, बशार असद को गिराया गया, और यहां पर तो सबने कहा रेवोल्यूशन आ गया और इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हो गई। अब पता चल रहा है सबको कि वहां पर एक ग्लोबल वॉर जारी थी, उसमें यूक्रेन का अपना इंटरेस्ट था, इजराइल का अपना था, यूरोपियंस का अपना था, अमेरिकन का अपना था, MI6 का अपना था, ठीक है। तो ये ग्लोबल जंग है। अब आपको एक एक मुल्क के अंदर ये ग्लोबल वॉर नजर आएगी। और आगे वो लिखते हैं कि जो पिछले संडे को अटैक हुआ
उसमें यूरोपियन जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो ब्लैक सी के अंदर मौजूद थे, उनकी नेवी, उन्होंने हेल्प किया इन ड्रोन्स को आगे हिट करने में। यूक्रेन की क्या हैसियत है, यूक्रेन की क्या हैसियत है? ये नेटो, यूरोपियंस, उनकी इंटेलिजेंस, उनके लॉजिस्टिक्स, उनके सैटेलाइट, उसके बगैर ये कैसे हो सकता है? तो वो लिख दिया उन्होंने कि ये यूरोपियंस ने किया है, और उनकी नेवी, उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से इसके अंदर शामिल थी। और अफ्रीका के अंदर वहां पर वैगनर ग्रुप है और वहां पर रशियन प्रेजेंस बढ़ रही है। अब यूक्रेन ने वहां पर ऑलरेडी एक मामला चल रहा है वहां, लेकिन अब फुल स्केल सतह के ऊपर वो अफ्रीका के अंदर, पूरे बरे-ए-आज़म अफ्रीका के अंदर हिट करने जा रहे हैं। रिड्यूसिंग रशियन मिलिट्री पोटेंशियल, यूक्रेन और नेटो ये कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर तो आगे यूक्रेन है ना, कि रशियन जो मिलिट्री पोटेंशियल है, देखे ना, एक ताकत होती है ना कि हम फलां रीजन में भी हैं, फलां में भी हैं, फलां में भी हैं, तो हर रीजन में रशिया को हिट किया जाएगा ताकि उसकी ओवरऑल जो मिलिट्री माइट है उसको कमजोर किया जा सके। एनीवेयर वेयर इट्स पॉसिबल, दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर यह पॉसिबल होगा हिट करेंगे रशिया और उसके इत्तेहादियों को। वाई शुड अफ्रीका बी एन एक्सेप्शन, अफ्रीका कोई एक्सेप्शन नहीं होने जा रहा कि वहां उसको हम छोड़ देंगे, वहां पर भी हम अटैक करने जा रहे हैं। और अगली बात सुनिए, अब ये यूरोप अपने आप को उन ताकतों की वजह से कितने भयानक तरीन जंग की तरफ धकेल रहा है। जबरदस्त कॉन्टिनेंट, जबरदस्त लोग, यहां से हमारे मिलियंस ऑफ पीपल वहां पर गए हुए हैं और उनकी जनरेशंस आगे बढ़ रही हैं, काम कर रहे हैं, और एक पूरा अमन और वेलफेयर स्टेट्स हैं, पूरी दुनिया उनकी मिसालें देती है, लेकिन अपने आप को किस जंग में धकेल रहे हैं? एक ऐसी जंग जो सबके लिए गेम ओवर होगी, जो सबके लिए डिस्ट्रक्शन लेकर आएगी। वो कंट्रीज जो यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वो न्यू बैटलफील्ड बनने जा रहे हैं, न्यू बैटल ग्राउंड बनने जा रहे हैं। यानी यूक्रेन की टेरिटरी, बुनियादी जहां पर जंग शुरू हुई यूक्रेन की टेरिटरी है, नया बैटलफील्ड है रशिया की टेरिटरी। उससे अगला बैटलफील्ड कौन बनने जा रहा है? ये यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज हैं, वो सारे नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहे हैं, वहां पर भी जंग फैलने जा रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि मोल्डोवा जो है ये यूक्रेन के पास और उसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, तो मोल्डोवा जो है वो अलाइंड है विद मॉस्को, वो इत्तेहादी है मॉस्को का, और मोल्डोवा के अंदर पीस कीपिंग रशियन फोर्सेस मौजूद हैं, और यूक्रेनियंस जो है वो वहां पर भी हिट करने की तैयारी कर रहे हैं रशियंस को मोल्डोवा के अंदर, और इसके अलावा बेलारूस को वो हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जंग फैलने जा रही है इन कंट्रीज, इन पोलैंड, इन स्लोवाकिया, इन हंगरी, इन रोमानिया, एज वेल एज जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स, वो ऊपर जो बाल्टिक सी है उसके साथ लिथुआना और वो सारी स्टेट्स जो उससे पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, उन तमाम बाल्टिक स्टेट्स के अंदर नॉर्वे, फिनलैंड। अब आप देखिए ना क्या शानदार ये मुल्क है नॉर्वे और फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, क्या जबरदस्त बाकी ये सारे बाकी मुल्क हैं, अपने आप को जंग के अंदर धकेल रहे हैं। एंड बियॉन्ड, और इससे भी आगे, यानी ये पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है ये सारे का सारा जंग के अंदर जा रहा है, जो फिर आगे बाकी मुल्कों में, भाई ईस्टर्न यूरोप चला गया तो बाकी फिर क्या बच गया? यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सर्विसेज यूज ईस्टर्न यूरोप कैपिटल एज हब फॉर देयर ऑपरेशन। और उनको क्यों रशिया हिट करने जा रहा है? क्योंकि ये जो सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं ईस्टर्न, खासतौर पर इनके जो कैपिटल हैं वहां पर यूक्रेनियन इंटेलिजेंस वहां पर बैठी और रशिया के खिलाफ इकदाम कर रही है, बल्कि इन कैपिटल्स को अपने लिए इंटेलिजेंस हब के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो रशिया इनको हिट करने जा रहा है, और मेथड कौन सा होगा? सबोटाज, टारगेट किलिंग, असैसिनेशंस, धमाके, और यहां से ये सिलसिला शुरू होगा और फिर पता नहीं रुकेगा कहां पर। ये इटसेल्फ ये खतरनाक, यानी इससे आगे तो न्यूक्लियर जंग है ना। अब तमाम कैपिटल्स हिट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, असैसिनेशंस हो रही हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, नेटो की बेसेस हिट हो रही हैं जैसे कि रशिया की हो रही हैं, इसी अंदाज में वो नेटो की बेसेस हिट करेंगे। तो ये सूरत हाल हो गई, और इसमें आप जरा देखिए कि इसमें यूक्रेन जीतने वाला है, और यूरोपियंस को पता नहीं इसमें क्या फायदा नजर आ रहा है। मतलब वो पता नहीं किन ताकतों के आगे जो है वो बेबस हो चुके हैं। अब आप जरा अंदाजा करें कि रोमानिया जो है, रोमानिया में प्रो रशियन गवर्नमेंट आई और एंटी यूक्रेन वॉर गवर्नमेंट आई, उन्होंने वो इलेक्शन जो है वो रुकवा दिए और पूरा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। तो इसका मतलब कोई तो ऐसी ताकतें हैं जो कंट्रोल कर रही हैं तमाम मुल्कों को, कि अगर वो इस जंग के खिलाफ भी जाना चाहते हैं तो वो नहीं जाने दे रहे, अगर कोई नई लीडरशिप भी आती है तो वो नहीं आने दे रहे। तो इसलिए ये जो भी ताकतें हैं जो यूरोप को और बाकी दुनिया को जंग की तरफ धकेल रही है, अब तो सिर्फ यूरोप नहीं है ना, मैंने आपको सारा दिखा दिया कि ये साउथ एशिया में भी जंग आ रही है, ये ईरान में भी आ रही है, ये मिडिल ईस्ट में जो ऑलरेडी एक जंग में है उसमें ये एक नई जंग आ रही है और बाकी मुल्कों के अंदर आ रही है। अब आप जरा आखिरी 2-3 हेडलाइंस देखिए। जर्मनी प्लान्स रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आउटडेटेड बंकर अमिड फियर्स ऑफ रशियन एग्रेशन। रशिया के साथ जंग छेड़ने जा रही है जर्मनी बंकर्स तेजी के साथ। जर्मनी टू एक्सपैंड इट्स कोल्ड वॉर इरा बंकर्स
against potential Russian attack. Germany plans rapid bunker expansion amid fears of Russia. रशिया कोई जर्मनी के ऊपर अटैक नहीं करने जा रहा कि उनके जहाज उड़ेंगे। मसला क्या है? मसला यह है कि जर्मनी को पता है, नेटो को पता है, यूरोपियंस को पता है कि जो इकदाम वो उठाने जा रहे हैं उसका नतीजा यही निकलेगा। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं, वो रशिया की बेसेस को हिट कर रहे हैं, तो रशिया आगे से फूल भेजेगा। उनको पता है कि जो उन्होंने काम शुरू कर दिया है पिछले 15-20 दिनों से, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, रशिया इसका जवाब कैसे देने वाला है, ये उसकी तैयारी की जा रही है। ऐसा कोई रशिया बेवकूफ नहीं है कि वो बिला वजह उठेगा और इन मुल्कों के ऊपर अटैक कर देगा। रशिया ने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं और उनके मिलियंस ऑफ पीपल जानों से गए हैं। उनको भी पता है कि आलमी जंग, आज की आलमी जंग, जर्मनी प्लान्स मोर बंकर्स टू प्रोटेक्ट सिविलियंस अगेंस्ट अ रशियन अटैक। प्यूटन्स फियर स्पूक्स नेटो लीडर। जर्मनी रिवैम्प्स ओल्ड बंकर्स, प्रिपेयर्स फॉर वर्ल्ड वॉर 3। और इसके साथ ही यानी ये डर्टी वॉर, कोवर्ट ऑपरेशंस, इसका आज पहला मुजाहरा जापान के अंदर हो गया है। जापान की बेस हिट हो गई है। जापान सिक्योर तरीन कंट्री, वहां पर उनकी बेस हिट हो गई है। तो ये जनाब एक सूरत हाल है और इसी में मिडिल ईस्ट की जंग का भी फैसला होगा। ये जो ओवरऑल एक यूक्रेन की जंग, उसमें मिडिल ईस्ट की बड़ी जंग, लेकिन यूक्रेन की जंग का बराह रास्त असर इधर होने वाला है और यहां पर कोई जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये 2 जंगें आपस में कनेक्ट इस वक्त हो चुकी हैं। तो देखें कि दुनिया के मामलात किस तरफ जाते हैं। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि दोनों जगह पर दुनिया होश के नाखुन ले और सीज़फायर की तरफ जाए, वरना ये दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं है। ये जंगें तबाही लेकर आएंगी। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आप राज़ लगा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।